Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Human Rights. आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। इससे पहले हमने एनएचआरसी देख लिया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको चेकआउट करो, क्योंकि उसमें हमने जो फंक्शंस डिस्कस किए, जो प्रोसीजर डिस्कस किए, वो सेम होंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए। तो इसमें हम फंक्शंस को रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो फंक्शन और पावर अगर आपको पढ़ना है तो आप एनएचआरसी वाली वीडियो पहले देख लो। एनएचआरसी और एसएचआरसी का फंक्शन और पावर सेम है। सो स्टार्टिंग विथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेंज आया था 2006 अमेंडमेंट, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में किया गया था। इसने एक मेजर चेंज लाया था, कॉम्पोजिशन एंड टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहले जो टर्म ऑफ ऑफिस होता था चेयरपर्सन और मेंबर का, वो 5 साल हुआ करता था, लेकिन 2006 अमेंडमेंट के बाद ये घटा के 3 साल कर दिया गया और उनको एलिजिबल कर दिया फॉर री अपॉइंटमेंट। वो एलिजिबल हो गए फिर से अपॉइंट होने के लिए, और उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया गया था। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन 21, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएचआरसी के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज, जो भी नेम होगा स्टेट का, ह्यूमन राइट्स कमीशन। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन, to exercise the power conferred upon and to perform the function assigned to a state commission under this chapter। सेक्शन 21 का क्लॉज 2 जो है ये बात करता है कि कमीशन के मेंबर कौन कौन से होंगे। तो पहले होंगे एक चेयरपर्सन, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं किसी हाई कोर्ट के। दूसरे एक ऐसे मेंबर होंगे जो कि रह चुके हैं जज या फिर करंटली जज है किसी हाई कोर्ट के, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है जिनके पास 7 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। तीसरे एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा जिनके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। देयर शैल बी अ सेक्रेटरी, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट कमीशन भी माना जाएगा, और उनके पास वो सभी पावर्स होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, जो कि चेयरपर्सन उनको कन्फर करेंगे। The headquarter of the state commission shall be at such place as the state government may by notification specify। स्टेट गवर्नमेंट जहां स्पेसिफाई करेगी वहां पे ही हेडक्वार्टर होगा स्टेट कमीशन का। सेक्शन 21 का क्लॉज 5 कहता है कि स्टेट कमीशन अगर चाहे तो इंक्वायर कर सकती है ऐसे मैटर्स में जहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, लेकिन उन्हीं मैटर्स को वो इंक्वायर कर सकती है जो कि लिस्टेड होंगे लिस्ट 2 और 3 ऑफ 7 शेड्यूल में। अगर वो मेंशन्ड है तभी स्टेट कमीशन उनको इंक्वायर कर सकता है। इसमें एक प्रोवाइजो भी है कि अगर वो मैटर जो कि लिस्ट 2 या फिर लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है, अगर वो ऑलरेडी एनएचआरसी या फिर कोई और कमीशन इंक्वायर कर रही है, तो ऐसे मैटर में जो स्टेट कमीशन होगी वो इंक्वायर नहीं करेगी। इसके बाद क्लॉज 6 कहता है कि 2 या 2 से स्टेट गवर्नमेंट अगर आपस में मिलकर ये चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेट के जो चेयरपर्सन है या जो मेंबर है उनको अपने स्टेट के कमीशन में अपॉइंट किया जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन। जिनको वो अपॉइंट करने वाले हैं उनसे कंसेंट लिया जाएगा, वहां के चेयरपर्सन और वहां की जो कमिटी होगी, जो उनकी कमीशन होगी, उनसे। और जहां पे अपॉइंट किया जा रहा है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाह रही है अपने यहाँ, वहां के भी जो मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे उनसे भी कंसेंट लिया जाएगा। Provided that every appointment made under this subsection shall be made after obtaining the recommendation of the committee referred to in subsection 1 of section 22। सेक्शन 22 की जो पहली कमिटी थी, जो हमने चेयरपर्सन और मेंबर की कमिटी डिस्कस की, उससे परमिशन के बाद ही आप ऑब्टेन कर सकते हो कंसेंट, तभी आप जो है अपॉइंट करोगे दूसरे किसी स्टेट के चेयरपर्सन या फिर मेंबर को अपने स्टेट कमीशन में। इसके बाद सब सेक्शन 7 जो है ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेक्शन 12 में जो फंक्शंस मेंशन्ड है वो फंक्शन किसी भी स्टेट कमीशन को बाय ऑर्डर कह सकती है परफॉर्म करने के लिए किसी भी यूनियन टेरिटरी में। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहां की जो स्टेट कमीशन होगी उसको ये फंक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हर दूसरे यूनियन टेरिटरी में स्टेट कमीशन होगी, लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे जो फंक्शन करते हैं दैट इज द एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मूविंग ऑन टू सेक्शन 22, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के बारे में। जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसमें भी एक प्रोवाइजो है कि गवर्नर जो भी अपॉइंटमेंट करेंगे वो रिकमेंडेशन पे करेंगे ऑफ अ कमिटी। अब उस कमिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? उस कमिटी के चेयरपर्सन होंगे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर,
स्पीकर होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो मेंबर होंगे। मिनिस्टर इंचार्ज होंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ होम के, उस स्टेट के, वो भी मेंबर होंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी मेंबर होंगे उस कमिटी के। यही लोग मिलके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे कि कौन अपॉइंट किया जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए। सेक्शन 22 में एक और प्रोवाइजो है, जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उस स्टेट में जो चेयरमैन होंगे उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, वो दोनों लोग भी मेंबर होंगे अपॉइंटमेंट कमिटी के। एक और प्रोवाइजो है कि किसी भी सिटिंग जज को ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई सिटिंग जज है, तो उनको अगर आप एज अ मेंबर या एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट कर रहे हो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस भी स्टेट के हैं वहां के चीफ जस्टिस को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 23, ये बात करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर के बारे में। अगर चेयरपर्सन या फिर कोई भी मेंबर रिजाइन करना चाहे तो वो नोटिस लिख के अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन कर सकते हैं। वो गवर्नर को नोटिस लिख के अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, अगर कोई चेयरपर्सन या फिर कोई मेंबर जो है उसको हटाया जा रहा है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा ही हटाया जा सकता है, और सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और जब ये ग्राउंड्स प्रूव हो जाएंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट जो है वो एक रेफरेंस देते हैं कि आप इस केस की इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, और फिर जो भी आता है आप उसको बताइए। उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर देते हैं फॉर रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर रिमूव कर सकता है किसी भी चेयरपर्सन या फिर किसी भी मेंबर को अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर अपने ऑफिस के ड्यूरेशन में अगर किसी दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो इंगेज्ड है, अगर वो अनफिट हो गए हैं अपना काम करने के लिए बिकॉज ऑफ अनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अगर वो अनसाउंड माइंड के हो गए हैं और उनका जो अनसाउंड माइंड का स्टेटस है वो डिक्लेयर किया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, अगर वो कन्विक्ट किए गए हैं इनटू एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर किसी ऑफेंस के लिए उनको करार कर दिया गया है कि वो कन्विक्टेड हैं, तो उस केस में अगर वो जो ऑफेंस है वो प्रेसिडेंट की नजर में गलत है, तो वहां पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर ऑफिस। नेक्स्ट है सेक्शन 24, ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस until he attains the age of 70 years। अगर वो अपॉइंट हुआ है सपोज 69 एज में, तो 70 उसका पहले हो जा रहा है एक ही साल में, 3 साल का ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपॉइंट किया गया है 66 की एज में, तो वो 3 साल का ड्यूरेशन अपना पूरा कंप्लीट करेगा। तो कोई भी इंसान या तो 3 साल या तो 70 ईयर्स जो पहले कंप्लीट होगा उसके बेसिस पे उनको हटाया जाएगा, वो उनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा। सेक्शन 24 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी इंसान को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर, तो उसका टर्म ऑफ ऑफिस होगा 3 साल का और वो एलिजिबल होगा फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर कोई इंसान सीज कर जाता है टू होल्ड ऑफिस, यानी कि उसका जो ऑफिस पीरियड था वो खत्म हो गया है, एज अ चेयरपर्सन और एज अ मेंबर वो अपने पद से हटा दिया गया है, तो उसके बाद वो इनएलिजिबल होगा फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर 70 साल के आप हो गए हैं और उसके बाद अब आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं कमीशन में, तो उसके बाद आप किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 25 बात करता है मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से वेकेंसी है ऑफिस में ऑफ द चेयरपर्सन, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया चेयरपर्सन का और जो ऑफिस है वो खाली है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर कोई और रीजन है, तो उस केस में जो गवर्नर होंगे वो बाय नोटिफिकेशन किसी भी मेंबर को ऑथराइज कर सकते हैं टू एक्ट एज द चेयरपर्सन जब तक नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज कहता है व्हेन द चेयरपर्सन इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस ऑन लीव और अदरवाइज, अगर वो छुट्टी पे गए हैं, लीव पे गए हैं, तो उस केस में कोई भी एक मेंबर को गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं टू एक्ट इन हिज बिहाफ, जब तक चेयरपर्सन जो है वो रिज्यूम ना कर ले अपना ऑफिस, तब तक वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन। सेक्शन 26 कहता है कि जो सैलरी और अलावेंस है जो कि चेयरपर्सन और मेंबर को दी जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ही पे करता है।
सेक्शन 27 बात करता है ऑफिसर एंड अदर स्टाफ ऑफ द स्टेट कमीशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट कमीशन को फॉलोइंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी, जिसमें पहला है कि जो सेक्रेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के वही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कमीशन भी होंगे। एक ऐसे पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर प्रोवाइड करेगी जिनका रैंक जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे नहीं हो सकता है, और ऐसे ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी या ऐसा स्टाफ प्रोवाइड करेगी जो कि नेसेसरी होगा फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। सेकेंड क्लॉज कहता है सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ द स्टेट कमीशन may appoint such other administrative, technical, scientific staff as it may consider necessary। स्टेट कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टाफ जिसकी उसकी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट कर सकती है। थर्ड क्लॉज कहता है द सैलरी अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर एंड अदर स्टाफ अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 2 shall be such as may be prescribed by the state government। इनकी सैलरी और अलाउंस जो है वो भी फिक्स कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 28, ये बात करता है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ स्टेट कमीशन के बारे में। स्टेट कमीशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है टू दी स्टेट गवर्नमेंट, और अगर कोई मैटर उसको लगता है कि अर्जेंट है या फिर इंपॉर्टेंट है जिसका वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने तक वेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मैटर्स के लिए वो स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं टू दी स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्लॉज 2 बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी बिफोर द हाउस ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, जहां पे 2 हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस के सामने वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, और जहां पे एक हाउस है वहां पे एक ही हाउस के सामने उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाएगा along with the memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendation of state commission। जो स्टेट कमीशन ने रिकमेंडेशन बनाई है उसके ऊपर क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड मेमोरेंडम भी वो प्रेजेंट करेंगे इन द हाउस ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन। अगर वो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए रीजन भी प्रेजेंट करेंगे। मूविंग ऑन टू लास्ट सेक्शन, सेक्शन 29, ये कहता है कि सर्टेन सेक्शन जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हैं वो अप्लाई होंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी, जिसमें सेक्शन 9 है जो कि वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन की बात करता है कि अगर कोई वैकेंसी है कमीशन में तो वो उनके प्रोसीजर को रोकेगा नहीं। अगर वहां उनका काम चल रहा है तो जस्ट बिकॉज एक मेंबर की वैकेंसी है उसकी वजह से जो कमीशन है वो अपना काम नहीं रोकेगा। सेक्शन 10 कहता है प्रोसीजर टू बी रेगुलेटेड बाय द कमीशन। सेक्शन 12 फंक्शन की बात करता है। सेक्शन 13 पावर। सेक्शन 14 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। सेक्शन 15 बात करता है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन। सेक्शन 16 पर्सन लाइकली टू बी प्रीजुडिकली अफेक्टेड टू बी हर्ड। सेक्शन 17 इंक्वायरी की बात करता है, और सेक्शन 18 स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी की। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि पहले आप स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का फंक्शन या पावर आपसे पूछा जाता है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप NHRC के पावर और फंक्शंस याद कर लीजिए तो आपका SHRC वाला पावर और फंक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।